नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे फैसल खान और रोशन आनंद के बीच चल रहे कोचिंग विवाद की, जो दिन ब दिन केवल बढ़ती ही नहीं जा रही है बल्कि उलझती भी जा रही है। फैसल खान, जिसे दुनिया खान सर के नाम से जानती है, अपने राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच के बूते उन सारे प्रिविलेज को एंजॉय कर रहा है जो रोशन आनंद जैसे सामान्य शिक्षक को मयस्सर नहीं। एक ही तरह के अपराध के लिए फैसल को पटना पुलिस एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने तक आजाद घूमने देती है, गिरफ्तार नहीं करती, जबकि कानून का साथ देने वाले रोशन आनंद को एफआईआर दर्ज करने के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लेती है। आनंद फानन में कार्रवाई पूरी कर उन्हें जेल भी भेज देती है। वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित पटना पुलिस पर आखिर किसका दबाव है? क्या कोई है सरकार में या कोई मंत्री, कोई रसूख वाला व्यक्ति जो दबाव डाल रहा है पटना पुलिस पे कि वो खान सर पे कोई कार्रवाई ना करे? यदि रोशन आनंद के साथ पटना पुलिस कानून सम्मत समान व्यवहार करती तो शायद रोशन आनंद की जान, जो रोशन आनंद के भाई प्रिंस है, उसकी जान नहीं जाती। केस दर्ज होने के बाद भाई रोशन आनंद की तत्काल गिरफ्तारी हो गई। फैसल खान अपने झूठे एफआईआर में प्रिंस का भी नाम आरोपी के रूप में डाल दिया था, जिसके दबाव में आकर प्रिंस नेपाल में जाकर छुप गया था। कुछ लोग ये अब ज्ञान दे रहे हैं कि यदि प्रिंस भागते नहीं तो उन्हें भी फैसल खान की तरह जमानत मिल जाती, लेकिन जिसके बड़े भाई को एफआईआर दर्ज करने के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसका छोटा भाई, जिसकी पूरी ताकत ही उसका बड़ा भाई हो, वो फरार नहीं होता तो क्या करता? सामान्य और जिनकी पहुंच नहीं होती है, उनके बीच में यही तो अंतर होता है। फैसल खान फाइलों में फरार रहा और 3 दिनों के बाद जमानत लेकर सामने आ गया, लेकिन प्रिंस फरारी और भाई की गिरफ्तारी का प्रेशर नहीं झेल पाया और उसकी मौत हो गई। दरअसल सामान्य सी दिखने वाली प्रिंस की मौत नहीं बल्कि हत्या है। पटना के ही दूसरे जो पॉपुलर टीचर और छात्रों के हीरो विपिन सर हैं, उन्होंने भी इसे हत्या ही करार दिया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी वजह भी उन्होंने बताया है अपना वीडियो बाकायदा जारी करके। आज वो भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, उनसे भी हम बात करेंगे सीधे और दर्शकों को बताएंगे कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा और कैसे बोल रहे हैं, उनके पीछे उनका तर्क क्या है। और अब यह जो मसला है पूरी तरीके से राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। तेज प्रताप यादव भी मौत के लिए खान को जिम्मेदार बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। रोशन आनंद और उनके परिवार वाले फैसल खान की गिरफ्तारी की तत्काल मांग कर रहे हैं। 20 जून को मामले की अगली सुनवाई है। फैसल खान को गिरफ्तारी से राहत कोर्ट ने दी हुई है, लेकिन प्रिंस की मौत के बाद कोर्ट का रुख क्या होता है, इस सब पर लोगों की नजर रहेगी कि कोर्ट आखिर क्या रुख अपनाती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हमने उठाए हैं, उन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो पहला सवाल है कि क्या प्रिंस की मौत के लिए फैसल खान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या कोचिंग विवाद में पटना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? क्या सीबीआई जो जांच करने की मांग करी, क्या सीबीआई से निकलेगा कोई समाधान? और चौथा और आखिरी सवाल कि क्या इस पूरे विवाद से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उस मेहमान से भी हम परिचय करवाएंगे। लेकिन इस विवाद के आने के बाद से खासतौर पे जो रोशन आनंद हैं, रोशन आनंद जब जेल से निकले, बेल उन्हें मिली, तो उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे साथ लोगों की प्रतिक्रिया, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहा रोशन आनंद ने बेल मिल जाने के तत्काल बाद। है कि रूम मालिक का बेटा करोड़ों रुपया का जिम खोला है। वो पैसा कहां से आता है? वो कैश में पैसा लेता है। और जेल में भी गार्ड के द्वारा हमारी हत्या की प्रयास करवाई गई। और फैजल खान झूठा है। और जो चुनचुन गार्ड से जो है जबरदस्ती बयान लिया गया है। फैजल खान का वो गार्ड नहीं था, बल्कि वो कोचिंग का गार्ड था। उस गार्ड को पैसा हम भी देते थे। और बीपीएससी आंदोलन, आप याद कीजिए 70वीं बीपीएससी आंदोलन, क्या कहा था फैजल खान ने? हमारे पास सबूत है, हम सबूत देंगे। लेकिन उसने सबूत दिया। आप इन्हीं सब चीजों से पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झूठा और षड्यंत्रकारी है फैजल खान। और जेल पर
अपने गार्ड के जरिए हमारी हत्या की भी प्रयास करवाई गई। और हमारी सरकार से दो मांग है, हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो, और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके जो है षड्यंत्र रचा है, कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। और हम आप सभी मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना है। मैं हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। हमें आप सभी भाइयों के सहयोग की जरूरत है। आप सभी भाई हमारा सहयोग करें। लड़ाई किस चीज के लिए होता है आप जानते हैं। पटना के जो भी स्टूडेंट हैं सबको पता है बैनर पोस्टर लगाने का। सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर किसका लगता है? खान सर से ज्यादा किसी का नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास है भी नहीं। कोई बेचारा कोचिंग वाला 20,000 50,000 महीना कमाता है, अपना परिवार चलाता है, कोचिंग चलाता है, 5,000 प्रचार में खर्च करता है, बैनर पोस्टर लगाता है अपने सामने। लेकिन जब इनका लगता है तो पूरे मुसल्लापुर हाट का पूरा कोचिंग मंडी ढक जाता है। और यह है पोस्टर पर पोस्टर ढकने के वजह से विवाद खड़ा होता है। रोशन आनंद सर का बोर्ड ढक गया और इन दोनों की रंजिश पहले से चली रही थी। रोशन आनंद सर के लोग गए, खान सर के बोर्ड तोड़ दिए, उनके गार्ड को पीट दिया, फिर इधर से गोलियां चली। अब जब मीडिया आ गए तो खान सर ने सोचा लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, एफआईआर होते रहेगा, एक बात रख देते हैं ताकि पूरे देश में फिर से लोग शिक्षा का देवता अभी फिर से मुझे माने, हमें इंसान न माने देवता माने। उन्होंने कहा कि आज से 10 राउंड गोली चलते तो हम अपने आंख से देखे हैं, चारों तरफ से गोली चल रहा था। लेकिन अगले दिन के एफआईआर जो उन्होंने करवाया, क्या एफआईआर में आप हड़बड़ा के लिखे थे क्या? रात भर के बाद अगला दिन एफआईआर हुआ। तो यह मुझे जानना है कि क्या यह हड़बड़ा के तो ना लिख दिए? इसमें कहीं भी आपके ऊपर गोली चलाई इसका चर्चा नहीं है एफआईआर की कॉपी में। बयान तो आपने दिया था, तो वो बयान झूठा है या आपने जो एफआईआर लिखवाया वो झूठा है? अब यहां पर आप नहीं देते हैं कि मेरे ऊपर गोली चला, लेकिन अब पुलिस जब सीसीटीवी वीडियो निकालती है, वायरल होता है, वो सारी चीजें गार्ड से पूछताछ होती है तो पता चलता है गोली आपने चलवाया था। और यहां क्या बोले उस दिन? 8 से 10 राउंड गोलियां तो चला, वो हम अपने आंखों से देखे। तो भाई मरेगा तो कोई भी रोएगा, आदमी कोई भी परेशान होगा, और खान को जेल होना चाहिए। और आपने देखा कि हमने तो अभी देखा है कि कॉकरोच पार्टी के युवा नौजवान जो है हमारा जो है पोस्ट को शेयर करने का काम किया है। जब तक खान को जेल नहीं होगा हम तो यही कहेंगे सभी युवाओं को उनको घेरना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिस वजह से उनका निधन हुआ, बट हाँ, पुनः जब मैं जांच की बात करता हूं, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखेगी। तो विवाद है, विवाद के बाद मौत है, मौत के बाद पटना पुलिस पे गंभीर आरोप है, सरकार पे खान सर को बचाने के आरोप हैं। और अभी तक जिस तरीके से मसला आगे बढ़ रहा है वो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। निरंजन कुमार सिंह जी हमारे साथ LLB है, BHU से इन्होंने किया, पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके अलावा हमारे साथ विनीत जिंदल जी अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता है, वही हमारे साथ। और रामानुज मिश्रा जी निदेशक हैं करियर लॉन्चर के, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। इस मसले पर हमेशा रामानुज जी हमारे साथ जुड़ते रहे। चर्चा की शुरुआत आज मैं निरंजन जी से करना चाहूँगा। निरंजन जी, पूरे मसले को आप देख रहे हैं और बेल उनको मिल गई है, लेकिन बेल गिरफ्तारी से बेल मिलने के बीच में जो घटना प्रिंस की जो मौत हुई है उसके लिए अब सारा मसला जो है उलझता जा रहा है, मामला पलटता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह जो प्रिंस की जो मौत है वो सामान्य मौत नहीं है, इसकी वजह जो है गिरफ्तारी, बेल में देरी और एक तरफा कार्रवाई पुलिस की, वो उसके लिए जिम्मेदार है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी बात सभी हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचा सकूं। और ऐसे मैं भाई प्रोफेशनल लॉयर हूं, हमारा काम है कि अपनी बातों को लीगल एस्पेक्ट के साथ रखना। लेकिन जो कुछ भी वाकया हुई है यहाँ, अब जस्ट सोचिए कि एक अक्रेंस के लिए 2 एफआईआर लॉन्च होती है। एक एफआईआर खान सर के इंस्टेंट पे लॉन्च होता है, नाउ वी कैन कॉल फैजल खान। उनके आधार पे कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 और 2026 लॉन्च होता है। ऑल द सेक्शंस बेलेबल इन नेचर हैं एक्सेप्ट 109। और जब आप देखेंगे फ्रॉम पेरूजल ऑफ द entire averment meant in the FIR, not a single ingredient
is attracted of under section 109 of the BNS. कहीं कुछ है, neither intention, neither knowledge nor presence, neither intention knowledge to cause बिल्कुल डेथ ऑफ अ पर्सन, कहीं कुछ नहीं है, फिर भी 109 को केवल सीरियस बनाने के लिए किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं से फैजल खान का रसूख है। बिल्कुल। बाद में बिहार इंजरी, पुलिस बाद में जो पर इंजरी हुई ऐसे थी, वो केस इंजरी में होता ये है। कहा गया था कि वो कोई सीरियस इंजरी नहीं है, इसलिए उनको कहीं सिंपल इन नेचर, और वो भी खान सर का गार्ड नहीं है, वो उस कैंपस का गार्ड है, वो दोनों का गार्ड है। इसके आगे आता हूं मैं। उन्होंने डायरेक्टली सोचिए कि खान सर इज अ टीचर, ही इज अ रोल मॉडल, ही इज अ गाइड, he is not only responsible to impart knowledge, rather he is responsible to build the future and character of the students. They are the future of nation. और ऐसे आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एक शब्द अगर कहते हैं तो वो बहुत नपा तुला और बहुत जेन्युइन होनी चाहिए। उन्होंने खुल के मीडिया के सामने आया इसको हैवाक क्रिएट करने के लिए कि उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मैंने अपने आंखों से 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा। बिल्कुल ये कितनी बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाया जाता है। और उसके बाद जब वीडियो का फुटेज आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आते हैं तो पता चलता है कि रियल पिक्चर के आधार पे सीधे उन पे केस की जाती है पुलिस पर्सनल के द्वारा। डायरेक्टली पुलिस ने उन पे कदम कुआं पेश केस नंबर 418 ऑफ 2026 करता है, जिसमें BNS के 109 भी लगा होता है और आर्म्स एक्ट के 25, 9, 27। निरंजन, ये सब सारी चीजें तो बातचीत सबके पब्लिक डोमेन में सबको पता। मुझे एक चीज आपसे जानना है, आप चूंकि रोशन आनंद के वकील हैं, आप पूरे केस को देख रहे हैं करीब से, एक चीज मुझे जानना है कि क्या इस केस में कभी आपको लगा जब आप डील कर रहे थे कि खान सर को एक प्रिविलेज दिया जा रहा है, एक ग्लोबल टीचर होने का, एक जो VIP सिंड्रोम से जो कहते हैं जी कि पटना की पुलिस और प्रशासन जो वो ग्रसित है, क्योंकि FIR दर्ज होने, वीडियो के सामने आने के बाद FIR दर्ज हुआ, FIR दर्ज करने के बाद से कदमकुआं थाना ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी नहीं की, पूछताछ के बाद घर भेज दिया और सुबह से उसकी खोजबीन शुरू कर दी और फरार कर दिया एक तरीके से। क्या आपको लगता है कि पटना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और गंभीर आरोप लगने चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? आई एम सॉरी टू से आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इनकरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि लगता ही नहीं है, ये क्रिस्टल क्लियर है। इंटायर इंडिया नोज द रियल फैक्ट दैट इसमें पुलिस का भी कॉनाइवेंस है, पुलिस उनको मदद कर रही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि वही सेम ऑफेंस के लिए आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख को पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस आ जाते हैं, इन पे FIR लॉन्च हो जाती है, उसके बाद इनका ये 161 का बयान लिया जाता है, फिर भी उस वक्त इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। क्या ये समझा जाएगा कि पुलिस इनको रिलीफ नहीं दे रही है? At the very same time, once FIR has been lodged by the police against Mr. Khan, then immediately he should be arrested and he must be behind the bar. Besides this, he is moving here and there, and this privilege has been given to him that move the petition anticipatory before the learned court below and the session judge without going to the merit of that particular case. अब एक जो 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है, अगली 20 तारीख को सुनवाई जो अब होने वाली थी, इस बीच में ये प्रिंस की मौत हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि अभी तो उनको केवल रेगुलर बेल नहीं है खान को, अभी तो गिरफ्तारी से रोक है, केवल इंटरिम रिलीज मिली है। हाँ, इंटरिम और रिलीज इसके बाद केस डायरी कॉल फॉर किया गया है, इवन कि हम लोग को सुनने, विक्टिम को सुना भी नहीं गया है। स्टेट भी कितनी बातें रखे हैं मैं ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक की बात है कि उनको इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। क्या 20 किया जी जो 20 तारीख को अब सुनवाई है, क्या इसमें ये प्रिंस की मौत का मसला भी सामने आएगा और क्या गिरफ्तारी रुक ये जो जमानत है वो खारिज हो सकती है? जमानत खारिज ही होनी चाहिए, जैसे तो ये डिस्क्रिप्शन कोर्ट का होता है, लेकिन जहां तक बात है कि आप ये देखिए पूरा ये चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस यहाँ काम कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास लोग लोअर कोर्ट से, इनकी मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं। जब मैंने देखा, मैंने कहा तो मजिस्ट्रेट को ही बेल दे देना चाहिए, इवन को इनका रिमांड रिफ्यूज होना चाहिए कि नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ 109 इज अट्रैक्टेड एंड बिसाइड दिस ऑल द सेक्शंस आर बेलेबल नेचर। किसी बेलेबल नेचर में किसी को रिमांड करके भेज देना, आप एक पोस्टमैन नहीं है, मजिस्ट्रेट एक पोस्टमैन नहीं होते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको देखे कि अगर उन पर नहीं लगता है तो रिमांड को रिफ्यूज करने का उसके पास फिर भी चले जाते हैं, उनके पास बेल जाती है, बेल भी रिजेक्ट होता। जैसे हमारे पास हमको लगी तो इनके साथ अन्याय हो रहा है,
इट इज इनजस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निरंजन जी आप बने रहिए हमारे साथ एक दूसरे विनीत जिंदल भी हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। इस तरह के मसले को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं और इनको एक्सपीरियंस भी है। मैं आपसे जिंदल जी जानना चाहूँगी, इस मसले को शुरू से आप देख रहे हैं, अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस भी, और जो मुझे लगता है कि जो न्यायालय पे भी अक्सर आरोप लगते हैं कि उन्होंने एक तरफ से सुना, तुरंत जो है रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें बेल नहीं दिया जाता है और बेल देने में भी देरी होती है, और इस बीच में ये घटना हो जाती है जिसमें प्रिंस की मौत हुई थी। अब ये जो पूरा मसला है वो किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है प्रिंस की मौत के बाद भी? स्पेसिफिकली मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि सीबीआई की जांच मांग हो रही है, नेपाल में मौत हुई है, तो सीबीआई जांच कर तो सकती है नेपाल में भी जाकर के, लेकिन क्या पेचीदगियां आपको नजर आती है इसमें? देखिए मुकेश जी, इसमें जो मुझे जो लगता है ये बड़ा दुखद है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और दो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच ये पूरी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिजनेस एंटिटीज को लेकर यहाँ पे कुछ चीजें दोनों के बीच में है। एक बहुत मशहूर जो यहाँ पे जिनको खान सर कहा जाता है उनकी बात यहाँ हो रही है, एक दूसरे जो व्यक्ति हैं जो एक और इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अब देखिए मुझे जी इसमें इस पूरे मामले में जो मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा मिनट पॉइंट जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वो खान जो है, मिस्टर खान जो है, उनकी एक स्टेटमेंट है जो पब्लिकली सर्कुलेट उन्होंने की, अलग अलग जो रिपोर्टर्स थे सामने आके, सबके सामने आके उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने बहुत से लोगों को गोलियां चलाते हुए देखा, और उसी स्टेटमेंट के साथ साथ अगर आप देखें तो एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मुझे सब पता चला है कि एफआईआर का जो कंटेंट है वो कंटेंट उनके वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। अब ऐसे में आप अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज अगर लगाते हैं या आर्म्स एक्ट लगाते हैं तो आपको सबसे पहले इनिशियली ये प्रूव करने की जरूरत होती है कि आपकी जो स्टेटमेंट एफआईआर में दी गई है वो आपके सेक्शन से मेल खाती हो। लेकिन अगर सेक्शन और स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं पूरी एफआईआर जो है वो नल एंड वॉइड मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और इस केस में मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे अभी अधिवक्ता जो है यहाँ पे एक पक्ष की, तो उन्होंने कहा कि भाई जो एफआईआर का जो कंटेंट है वो साफ दिखता है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा जो वर्जन खान, जो मिस्टर खान है, उन्होंने तो पूरी मीडिया के सामने बोला और कहीं ना कहीं झूठ बेसिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब इसके बाद अब बात आती है जो यहाँ पे विक्टिम, जिनको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें पूरी एफआईआर में कंटेंट की और सेक्शंस की, तो मुझे लगता है कि जो विपिन जो है वो कहीं ना कहीं, सॉरी विपिन कह रहा हूँ मैं, दूसरे जो है जो बेसिकली रोशन जी यहाँ पे विक्टिम कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लगते हैं, और विक्टिम लगने का बहुत से कारण है। और बिल्कुल सही यहाँ पे मुझे जो लगता है बताया जा रहा है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट इवेंट होता है कि रोशन सर के जो भाई है उनका मर्डर होता है। अब वो मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि भाई वो भाई जो थे उनके वो भाग के वहां गए थे आफ्टर लॉजिंग ऑफ दैट एफआईआर जो मिस्टर खान ने कराई। तो ये मैं बताऊं कि कानूनी एक बात ये भी है कि हर व्यक्ति को अपनी आजादी जो स्वतंत्रता है वो सेफ गार्ड करने का राइट है, और भागना जो है वो कोई गलत नहीं है। ये ऐसी कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है तो वो उसके लिए उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाग के नहीं गए होते तो शायद वो बच जाते, यहाँ पे पुलिस की कस्टडी में होते, उनको थोड़े दिनों में बेल। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत वर्जन है। बिल्कुल। एक व्यक्ति को अपना अधिकार था वो उनको सेफगार्ड करने की कोशिश करे, तो उसी सेफगार्ड करने की कोशिश में उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अब वो हत्या के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक अलग देश में हुई है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जो बात है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट। आप अगर किसी और कंट्री में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं और जितना कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा मामला दिख रहा है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो मिस्टर खान है यहाँ पे, और एफआईआर जो लॉन्च की गई मिस्टर रोशन के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाती है कि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखाया गया है मिस्टर खान के। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करे, उसके लिए करे और सीबीआई इंक्वायरी हो, और जो भी इसमें सच है, चाहे वो रोशन जो है, मिस्टर रोशन जो है, उनके भाई की हत्या का मामला हो या उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका मामला हो, उसके ऊपर जरूर
तो मुझे लगता है कि जो साफ सफाई के साथ जो बिल्कुल, और ये तो वहाँ हत्या हुई है या मौत समय, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें जो बताया जा रहा है वो सामान्य मौत ही बताया जा रहा है कि प्रेशर में थे और शायद हार्ट अटैक का जो है मसला है वो बताया जा रहा है कि सेकंड पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे, लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम से पहले ही जो है अंतिम संस्कार भी जो है वो कर दिया गया है। मुझे लगता है कि निरंजन जी को ज़्यादा पता होगा। निरंजन जी, अंतिम संस्कार तो हो गया है ना? जी, इसके विषय में मैं बताना चाहूंगा, क्यों मैंने कहा था चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, और ये महज डेथ नहीं बल्कि एक हत्या है। क्योंकि जैसे ही रोशन आनंद जेल से निकलते हैं, बेऊर जेल से, वो डायरेक्टली मेरे पास हाईकोर्ट आते हैं और उन्होंने कहा कि सर मुझे भी मारने की प्रयास की गई है। हाँ, ये शायद बात वो शुक्रवार को अगर उनका उनके बयान भी है, अधिवक्ता उनका बयान भी है। और उन्होंने मुझे कहा कि उनके 2 गनर जो जेल में है उनके द्वारा वहां मुझे भी मारने की प्रयास की गई है, षड्यंत्र की गई है। मैं किसी तरह से अपने आप को बचाए, उसकी सारी बातें अभी मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे भी बात करूंगा। अभी उनसे ही बात, रामानुज जी हमारे साथ में हैं, रामानुज जी कोचिंग चलाते हैं। थोड़ा सा बताना चाहता हूं जी, मैं आऊंगा सर। अभी तो टाइम, अभी थोड़ा सा पहले अपने रामानुज जी के पास जाते हैं, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। रामानुज जी हैं, करियर लॉन्चर के जो है फाउंडर है, निदेशक हैं। जिस तरीके से मसला चल रहा है रामानुज जी, नुकसान तो जो होना था रोशन आनंद का, अपने भाई का नुकसान, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस विवाद में एक चीज़ और भी आ रहा है कि सारे कोचिंग जो है पटना में जहाँ चल रहे हैं सब एक तरीके से, मैंने जो देखा है, मेरे रिपोर्ट्स मेरे पास जो आई है, मेरे रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ ने जो बताया है कि छावनी, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोचिंग बंद हैं, सारे क्लासेस नहीं हो रहे हैं, एग्जाम सर पे है, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, मतलब सच में जब आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट आया इस मैटर पे, तो मैं बड़ा दुविधा में था कि मैं इस बात में मैं क्या कह पाऊंगा। जी। क्योंकि एक जो बात तो निकल के बहुत क्लियर हो गई कि अगर टीचर्स के बीच की लड़ाई इतनी ओपन और इतने लेवल तक जा रही है, जिसमें मर्डर तक के भी आरोप एक दूसरे पे लग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही डिरेल हो गए हैं। मतलब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन ही सही नहीं है। सही नहीं है, और इसका बिल्कुल। इतना कवरेज है आज के दिन में, तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले शायद ऐसा कभी हुआ होगा किसी कॉर्नर में, शायद ये बात लोगों तक पहुंची नहीं होगी, लेकिन इसका पहुंचना, इसका असर बहुत व्यापक है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है, और ये वॉर को मैंने हमेशा ये बोला क्योंकि ये वॉर फेमस होने का है। नॉर्मली जैसे पहले क्या होता था कि किसी टीचर के पास हम जाते थे, किसी से सुन के जाते थे। कोई मुझे बोलता था कि जैसे कि उन सर के पास चले जाइए, लेकिन आज तो अलग ही माध्यम हो गया, कोई सुन के नहीं जाता है। उनको कहीं ना कहीं इंटरनेट के द्वारा इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। जिसके पास इन्फ्लुएंसर पावर ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा पैसे है स्पेंड करने के लिए इंटरनेट वर्ल्ड में, वो आपके पास जल्दी पहुंच सकता है। तो ये जो, मतलब टीचिंग टू इन्फ्लुएंस टू नेक्स्ट लेवल, जो कहानी चल रही है, उस कहानी में कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर, मतलब आप सोचिए कि कोचिंग चलाना, मतलब मैंने अपना करियर, मतलब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, मतलब आईटी खड़गपुर, मेरा क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग मेरा एक्सपर्टीज था। मैं एक कंपनी में काम भी करता, 4 साल काम किया, और मैंने तय किया कि मुझे पढ़ाना है। शायद फॉर्मल टीचिंग में किसी स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, वो एक बहुत ही अलग मामला हो जाता है कि पीएचडी करिए आइए। हमें लगा चलो ये रास्ता अपनाया जाए। आज के दिन में तो ये सच में ये सवाल खुद पे होने लगा कि कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं और कोचिंग में ये होता है। सर, कोचिंग में पढ़ाई होनी चाहिए, कोचिंग में बच्चे अच्छे करने चाहिए, लेकिन कोचिंग ये भी करती है, कोचिंग के लोग आपस में इस लेवल में भी जाते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस, क्योंकि मामला पता नहीं, अब मामला तो सारा मीडिया के थ्रू और जो पेपर के थ्रू आ रहा है वही पता है, बट इससे हम सबको भी नुकसान हुआ है। एज ए टीचर भी मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये क्या हो रहा है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तो है जो कि ये जो गला काटू प्रतियोगिता हो गई है टीचरों में, कोचिंग में, एक तो वो वजह है, और दूसरा आपको नहीं लगता कि जो कुछ टीचर यहाँ पे है उनका एम्बिशन कुछ पॉलिटिकल भी हो गया, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो वो स्पष्ट हो गया कि जैसे आप इन्फ्लुएंशियल हो गए, तो आप देखिए, नॉट ओनली इन टीचिंग, मतलब कहीं भी आप देख लेना, जो बॉलीवुड में जो लोग हैं उनकी भी एस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ के इधर आ जाते हैं। कोई क्रिकेट में है तो वो भी आ जाता है, और अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स है तो वो भी चाहता है वो भी कि चाहता है, इधर आए। तो अगर आप इन्फ्लुएंशियल साइड में, मतलब अब काम से भटक गए ना, तो अगर आप पढ़ाना चाह रहे थे, थोड़ा थोड़ा फेम, इस बच्चों से अच्छे शब्द आने,
उनकी बातें आनी कि हमने सर अच्छा किया आपके चलते, वो सब ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि कोई भी टीचर सुनना चाहता है कि मेरे चलते उस बच्चे के जीवन में कुछ चेंजेज हुआ। लेकिन अगर वो थोड़ा एक इन्फ्लुएंशियल माध्यम की तरफ हो गया या फेमस होने की बात आ गई कि मैं सबसे ज्यादा फेमस हूं, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। सबसे और ये ज्यादा हमारे लाइक, समाज का भी मुझे लगता है रामानु जी, हमारे समाज की भी गलती है कि हम उसे नायक बना देते हैं जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। कंटेंट में नहीं जाते हैं, कंटेंट क्या है। अब खान सर के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे, उसमें 40 मिनट 35 मिनट के एक वीडियो में मुझे लगता है कि वो 20 मिनट जो है वो बकवास कर रहे हैं। सिलेबस पे तो 20 मिनट के बाद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो अपना नायक बनाते हैं उसकी कसौटी भी पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हम कसौटी क्या बना रहे हैं। हम व्यूज़ के आधार पर टीचर का चयन अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके के टीचर जो टीचर होने नहीं चाहिए उनको हम लोग प्रमोट करेंगे और उसका खामियाजा इसी तरीके से हमको और आपको जो है वो देखना पड़ेगा। हमारे पास है जी, मैं रुकूंगा थोड़ा सा सर, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी और विपिन सर जो है वो भी हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे सीधी। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। बट नॉट चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने।
केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 12 वर्ष और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अटूट सेवा संकल्प, दोनों के साझे प्रयासों से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में आ चुका है एक ऐतिहासिक बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह लागू हो चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पात्र परिवारों को मिल रहा है हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से। यही नहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें भी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। दिल्ली के सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में अब इलाज हो रहा है आसान, कैशलेस और सुलभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के समर्पण से और अधिक स्वस्थ बन रही है हमारी दिल्ली। स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि खान सर के भाई, जो खान सर की पर प्रिंस की हत्या का आरोप लग रहा है, जो कि रोशन सर के भाई हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ आज विपिन सर भी अभी थोड़ी देर में जुड़ गए हैं। विपिन सर, स्वागत है। सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा और आपने अपने वीडियो में कहा है कि ये जो है डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ये हत्या का मामला है। और कहीं ना कहीं उसमें इस बात से मैं भी कन्विंस हूँ कि हत्या केवल ऐसा नहीं होती कि आप किसी को गोली मार दें, आप किसी को चाकू मार दें। आपने जो परिस्थिति डेवलप कर दी, उससे किसी की अगर मौत होती है तो आपको भी हत्यारा ही माना जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं लोगों से, और क्या क्या आपकी फीलिंग्स हैं, आप इस पूरे मसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि ये जितना भी प्रकरण हुआ ये सब लोग जानते हैं। एक पोस्टर बैनर लगाने के लेकर एक विवाद शुरू होता है पटना में जी। खान सर एक ग्लोबल शिक्षक हैं, विश्व स्तरीय शिक्षक हैं, यानी शिक्षकों में कहा जाए तो सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर खान सर के पास है, नो डाउट। यानी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का चैनल है। तो क्या खान सर जैसे लोगों को एक पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर लगाने से ही स्टूडेंट आएगा उनके कोचिंग में? एक कैंपस के अंदर कई सारे कोचिंग हैं, आप ऊपर बोर्ड लगाते हैं, नीचे बोर्ड लगाते हैं, किसी और का भी बोर्ड मेन गेट पर होता है किसी कैंपस के अंदर। आप बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगा दिए और उसमें रोशन आनंद सर के मतलब जो लोग थे उनसे ये हुआ कि भाई वो अपना बोर्ड जो ढका हुआ था वहां पर जाकर खान सर का बोर्ड उखाड़ देता है। मामला यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले खान सर के लोगों ने बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगाया, ज्ञान बिंदु के ऊपर लगाया खान सर का बोर्ड। अब ज्ञान बिंदु के स्टाफ जाके बोर्ड को उतार देते हैं, नोच देते हैं, और हाथापाई भी होती है, जिसमें एक जो वहां गार्ड है उसको लगता है सिर में चोट लगता है खान सर की तरफ से। तो बातें झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो भी शिक्षक है, वो भी शिक्षक है, बिल्कुल। लेकिन एक पोस्टर के चलते मैं यही कह रहा हूं कि रोशन आनंद सर तो इतने बड़े लोकप्रिय टीचर भी नहीं थे, उनको तो बस पटना और बिहार के बच्चे कुछ जानते हैं। बिल्कुल। खान सर को तो भारत के बाहर के भी लोग जानते हैं। भाई अमिताभ बच्चन जानता है, कपिल शर्मा जानता है, अब उन्हें इस छोटे पोस्टर से तो बाहर निकलना चाहिए। तो एक मतलब गेट पे मान लो 4x10 का एक बोर्ड लगाने के चक्कर में किसी के बोर्ड के ऊपर आप बोर्ड लगा दिए, फिर आगे मामला बढ़ गया। और अब आके जबकि गोलियां चली, आप ऊपर से बयान देते हैं मीडिया के सामने कि भाई तरातर गोली चल रहा था मेरे कोचिंग के ऊपर, तरातर गोली चल रहा था चारों तरफ से। और फिर जब लोगों ने पूछा कि भाई गोली क्यों चला, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई गोली इसलिए चला कि मैं कम फीस में पढ़ाता हूं और बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, इसीलिए लोग गोली चला दिया। ये बयान नोट किया गया। और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, अभी टीचर तो है नहीं, बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, पुलिस दबाव में आ जाती है और रोशन आनंद सर को 4 बजे गिरफ्तार कर लेती है भोर में। पुलिस को यह भी तब तक पता नहीं है कि गोलियां चली या नहीं चली, चली तो किसके तरफ से चली। बिल्कुल। अरेस्ट किया गया, उनका दूसरा भाई वहां से भाग के निकला, क्योंकि 2 भाई मिलकर कोचिंग चलाते हैं। अगर दोनों भाई जेल के अंदर होता तो फिर केस कौन लड़ता, बिल्कुल, कौन दूसरे भाई को मदद करता। इसलिए वो भाई एक निकल के यहां से भाग जाता है नेपाल, ये चले जाते हैं जेल और रोशन आनंद सर जेल में है। उसके बाद होता है कि खान सर बयान देते अगले दिन मुकर जाते हैं, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी मिल जाती है जिसमें इनके गार्ड ने गोली चलाया। अब खान सर ने एफआईआर की कॉपी में गोली का चर्चा ही नहीं किया। जब आपने आंख से आपने 8 से 10 राउंड गोली चलते देखा, तरातर आवाज सुन रहे थे, चारों तरफ से गोली चलाई थी, फिर एफआईआर के कॉपी में क्यों नहीं? बिल्कुल, आंख और कान दोनों को झूठा किया। जी, मेरा सवाल यही है कि 2019 का भी मामला आप बताते हैं कि मेरे कोचिंग पर बम चला, तो उसकी एफआईआर की कॉपी आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि कोचिंग पर बम, जो 8 से 10 बम चलाने वाला कौन था?
इनकी झगड़ा ये कहीं और हथकंडा होता है, है, प्रचार मामला का कुछ और हथकंडा। होता है, लेकिन ये जोड़ते हैं शिक्षक को कि सारे शिक्षक यहाँ माफिया है, वो बम चलवा देता है। अरे भाई, यहाँ के शिक्षकों की इतनी औकात नहीं, आप कितना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, वो 10 गो बम ले आएगा, पटना में बम ले आएगा। कहां से बम ले आया? और पटना पुलिस क्या कर रही है? 10 बम जब चला तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। या बिल्कुल। तो खान सर पब्लिक करे उस समय का FIR की कॉपी जो उन्होंने किसी शिक्षक को नामजद किया हो 10 बम चलाने में, और नहीं तो KBC में जाकर, कपिल शर्मा के शो में जाकर, शुभंकर मिश्रा जी के शो में जाकर यह बोलना कि मेरे कोचिंग पर बम चला दिया शिक्षा माफिया, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के शिक्षा जगत और पूरे भारत के शिक्षा जगत के धूमिल करने का काम किया है। एक चीज आप शिक्षक को बम चलाने विपिन वाले जी, कहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है भैया, बिल्कुल ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं है कि शिक्षक बम चला रहे हैं। विपिन जी, आप खान सर के भी, जो फैसल खान है उसके भी मित्र हैं, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, और आपकी वीडियो मैंने देखा कि आपने शुरुआती दौर में दोनों में समझौता कराने की कोशिश की थी, आपने बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल। वगैरह दिया था, तो क्या रिस्पांस मिला उधर से, किस तरीके का? सर मैं बताऊं, वो ऐसे व्यक्ति हैं, मेरी इतनी मित्रता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति मतलब एक बार गलत कर दिया तो पूरे जीवन उसने गलत किया है। इंसान है हम, कभी हमसे अच्छा होगा, कभी हमसे गलत भी होगा, पर हमें गलत जब हो तो स्वीकारना भी चाहिए जब पता चले तो। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भैया ये एक लफड़ा है, थोड़ा बहुत जो हो जाता है, कई बार हो जाता है झगड़े लड़ाई में, आप इसको सॉर्ट आउट करिए। रोशन आनंद सर तो जेल में है, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, मुझे कैसे बात होती उनसे? बिल्कुल। तो मैंने खान सर को व्हाट्सएप पे मैसेज करा फ्राइडे को, मुझे पता था कि आज कोर्ट में पेशी है, तो मैंने कहा कि सर इसको सॉर्ट आउट कर लो। एक महान शिक्षक बनने का यही एक मौका है कि भाई सामने वाला जिससे हम लड़े वो भी एक शिक्षक है, वो आतंकवादी नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। आप जाके केस को सॉर्ट आउट कर लो, उठा लो केस। कम से कम रोशन आनंद सर को जीवन भर यह एहसान रहेगा, उनको ये लगेगा कि भाई जिससे हम लड़े वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जाके हमारे साथ सॉर्ट आउट कर लिया, केस खत्म कर लिया। लेकिन इन्होंने इग्नोर किया मेरे मैसेज को, कोई रिस्पांस नहीं दिया। जबकि इस व्यक्ति को मैं लाइव क्लास में कॉल करूं तो मेरा कॉल उठाते हैं ये। लेकिन फ्राइडे हो गया, फ्राइडे को इन्होंने नहीं किया। इनका वकील क्या किया कि वहां से वकील साहब उपलब्ध ही नहीं हुए, फ्राइडे को वकील साहब उपलब्ध नहीं है उनके, जिसके वजह से केस फिर लटक गया। कोर्ट ने कह दिया सोमवार को, क्योंकि इनको पता था कि शनिवार रविवार फिर से कोर्ट बंद रहेगा। बिल्कुल। तो 3 दिन और रोशन सर को कम से कम हम उधर जेल में रख सकते हैं। और इसी बीच फ्राइडे को ये सेटल नहीं हुआ, सैटरडे को संदिग्ध हालत में प्रिंस यादव की मौत हुई, वहां पर होटल में इनका शव मिला। अब जो इनके साथ में थे उन पर तो CBI जांच होनी चाहिए, एक SIT टीम गठित होना चाहिए कि भाई क्या है, उनके साथ जो लोग थे उनसे अच्छी तरह से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो कोई कह रहा है कि नींद की दवा ज्यादा खा लिया, कोई कह रहा है कि उसे मिर्गी की दवा खा लिया, कोई कह रहा है उसे नींद ही नहीं आ रहा था 5 दिन से। खान सर ने खुद एक वीडियो में ये कहा है, उन्होंने अगले दिन भावुक होकर एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ये दवा का चर्चा किया है। तो मैं कह रहा हूं वो लड़का 5 दिन से नहीं सो पा रहा था, तो कारण क्या था? क्या वो शौक से नहीं सो रहा था या उसको मेंटल प्रेशर बनाया गया? बिल्कुल, यही बात मैं भी कर रहा हूं कि भाई आप परिस्थिति आपने ऐसी क्रिएट कर दी कि उसका सामान्य जीवन प्रभावित हुआ और उसे नींद नहीं आ रही थी, हार्ट अटैक हुआ। जो भी अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, उसके कारण से ये सारी चीजें हुई। विपिन जी, मैं एक चीज, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो परिस्थिति है मैं वो बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फिर देखा कि भाई इनका डेड बॉडी, इनके भाई का डेड बॉडी घर पे पड़ा हुआ है। रोशन आनंद सर जेल में है, क्योंकि शनिवार का ही डेथ हो जाता है, संडे को इनके घर पर बॉडी आ जाता है और मंडे को फिर से पेशी है। संडे को वीडियो आता है खान सर का, रविवार को, कि मैंने जब ये देखा तो बहुत दुखी हुआ, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मैं उस परिवार के साथ हूं, उस परिवार को जो भी सहयोग चाहिए मैं करूंगा। और देख लीजिए सोमवार को फिर से 2 वकील उसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया कोर्ट में, डिफेंड करने के लिए कि रोशन आनंद को जेल से बाहर ना निकला जाए, बेल ना उसको मिले। लेकिन किसी तरह न्यायालय पर भरोसा था, जज साहब ने उन्हें बेल दिया और तब जाके वो अपने भाई का अंतिम संस्कार किए। सर स्थिति यह है कि उनकी माँ अभी तक, उनको माँ को पते नहीं है, वो कोमा में चली गई, उसको पता भी नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। पिताजी इतने बीमार थे कि उन्होंने अग्नि नहीं दे पाए अपने बेटा को। चचेरे दादाजी जो वृद्ध हैं, उसने पोता को अग्नि दिया है, एक जवान पोता को वहां पर अग्नि दिया है।
बिल्कुल, बहुत ही मतलब आप जो बता रहे हैं इतना मार्मिक। जिस परिवार में 29 तारीख को उनकी बहन की शादी थी, अभी उनके घर पर पंडाल बन रहा था, कार्यक्रम था शादी का। एक झूठ लोग कहते हैं कि चलो, मुझे भी कहते हैं कि अच्छा खान सर एक झूठ बोल दिए तो क्या हो गया? अरे एक झूठ से किसी की दुनिया उजड़ गई है, पूरा परिवार उजड़ गया। जब हम बड़े स्तर पर होते हैं, जब हम देश के प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इतने बड़े शिक्षक होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, तो जब हम कोई बात बोलेंगे तो उसका असर, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। बिल्कुल। विपिन जी, एक चीज़ मैं आप जानना चाहूँगी, आप भी टीचर हैं, आप भी पटना में कोचिंग चलवाते हैं, ये जो राइवलरी आई है, ये क्या खान सर के आने के बाद शुरू हुई है या उसके पहले भी थी? क्योंकि जब हम लोग भी पटना के हैं, सहरसा के, वैसे तो मैं सहरसा का हूँ, लेकिन पटना में मेरी पढ़ाई लिखाई सब पटना में हुई है। तो पटना में हमारे टाइम में इतना कोचिंग नहीं था। अब तो हमारे घर के आसपास भी कंकरबाग में हर एक घर में कोचिंग है, हर एक घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है। तो ये कंपटीशन जो है, ये क्या खान सर के आने के बाद ज़्यादा हुआ है? और ये हिंसक कंपटीशन हमारे टाइम में नहीं था, ये कंपटीशन हिंसक क्यों हो रहा है? फेयर क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है क्या सर, ऐसा नहीं है। देखिए, हम उस बिहार की धरती पर हैं जहां दुनिया को सबसे पहला विश्वविद्यालय दिया है, नालंदा। बिल्कुल, हम उस धरती पर पैदा लिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। शिक्षा हमसे पहले भी यहाँ था, हमारे टाइम में भी है और आगे भी रहेगा। हम सदैव नहीं हैं और हम हमेशा एक नंबर पे नहीं रहेंगे। किसी एक के बदौलत यहाँ शिक्षा नहीं है। आप इतने बड़े शिक्षक होकर अपने शिक्षक साथियों को ही शिक्षा माफिया कहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। आपको ऐसी बातें बोल के ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता है। शिक्षा सर पहले भी बढ़ती थी। हम लोग कहाँ पढ़े? पटना में ही पढ़े हैं। खान सर कहाँ पढ़े होंगे? खान सर कहाँ पढ़े? उनकी कर्म भूमि भी यही रही। जब मैं पढ़ा हूं तो मुझे पढ़ाने वाले कोई तो ऐसे टीचर रहे होंगे, बिल्कुल, जिन्होंने मेरे जैसे हजारों टीचर पैदा किया है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टीचर का कोई योगदान नहीं रहा यहाँ। उस पहले भी शिक्षा थी। अरे हम लोग क्या है? हम लोग कुछ नहीं है। ऐसे महान महान टीचर पैदा हुए इस धरती पे। आज एक यूट्यूब की दुनिया आ गई, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गया तो आपने मान लिया कि वो बहुत ईमानदार है। मैं इसी पे आ रहा था विपिन जी, क्या आज हमारा समाज जो है शिक्षकों, अच्छे शिक्षक और बुरे शिक्षकों की कसौटी यूट्यूब व्यूज के आधार पे कर रहे हैं? कि किसी का अगर व्यूज ज्यादा है तो वो बहुत अच्छे टीचर है, किसी का व्यूज कम है तो वो टीचर अच्छे नहीं है? क्या ये हमने कसौटी गलत खड़ी कर दी है? बिल्कुल गलत है सर। मैं कह रहा हूं, चलो अगर कुछ लोगों का ये माइंड सेट है कि खान सर के सबसे ज्यादा फॉलोअर हुए तो खान सर भगवान हो गए, बिल्कुल, तो एक नंबर के भगवान है। तो दूसरा सबसे ज्यादा फॉलोअर मेरा है बिहार में टीचरों में, तो दूसरा भगवान हमको घोषित कर दो, तुम करो कल से पूजा पाठ। अरे भाई, मैं अपनी माँ के कोख से पैदा लिया हूँ, मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई अवतार नहीं लिया हूं। और जो अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है वो सब इंसान है। इंसान से गलतियां होती है, उसके गलत में विरोध करो, उसके सही में समर्थन करो, तभी जाकर एक सही समाज का निर्माण होगा, सही देश का निर्माण होगा। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सब बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे। लेकिन एक चीज, मैंने खान के वीडियोस देखे बहुत सारे, और जो रोशन आनंद है उनके भी वीडियोस मैंने देखे बहुत सारे। दोनों के वीडियोस में मुझे कुछ चीज़ें आपत्ति, जैसे मैं रोशन जी के बारे में बताऊं पहले, रोशन जी के वीडियोस में मुझे कुछ कास्टिस्ट एलिमेंट्स, जो ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोलते आ रहे हैं, वो मुझे लगा आपत्तिजनक है। टीचर को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खान सर के तो वीडियोज़ में महिलाओं के खिलाफ इतनी भद्दी भद्दी बातें की गई है, तो वो मुझे लगता है कि वो 35 मिनट के जो वीडियोस बनाते हैं, वो 40 मिनट के, उसमें 20 से 25 मिनट चीज़ें बकवास होती हैं, जो सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता है उसका। क्या टीचर अपने व्यूज़ के लिए इस तरीके के मसाले या इस तरीके के एलिमेंट्स को जानबूझ करके डालते हैं अपने वीडियोज़ में ताकि लोग आएँ? बच्चे कितने पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। कि आप जितना दावा कर रहे हैं कि हमने इतने बच्चों को दरोगा बना दिया, इतने बच्चे को यूपीएससी करवा दिया, मुझे लगता है कि ये दावा आपकी उनकी वेबसाइट पे नहीं है। मैं बोल रहे थे दरोगा में मैंने 1200 को दरोगा बना दिया, मैं उनका वेबसाइट चेक कर रहा था, किसी का रिजल्ट उस पर नहीं दिया गया है। क्या ये झूठे दावे हैं? क्या इनकी भी जांच होनी चाहिए? सर, इसमें बहुत ज्यादा फर्जी होता है। इस पर मैं कहता हूं कि सरकार को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए इसमें, कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रामक ऐड करता है और बच्चों को गुमराह करता है, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी है, अगर आप अभी लिख दिया, अभी उनके बिहार पुलिस का देखिए 12,000 प्लस कहते हैं उन्होंने, इसी का वो सेमिनार चल रहा था, इसी पर ये सारा विवाद हुआ है। और जबकि मैंने आज खुद, अभी थोड़ा देर में वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल पर, एक फर्जी आरओ अधिकारी इन्होंने बनाया है, जो आरओ है ही नहीं, वो है
वो 2023 का बताए इन्होंने क्लास में कि 67वीं बीपीएससी बैच का है, और वो क्या है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट, और उसको बना दिया कि ये आरओ है। क्लास में प्रमोशन हो जाता है, बच्चों को लगता है बाप रे बाप, तो भाई मैं बन जाऊंगा। ठीक है, आप पढ़ाते हो, बनते हैं, लेकिन सही संख्या अगर नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और हम शिक्षक ही जब झूठ बोलने लगेंगे तो फिर समाज में सभी से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना है, और हम झूठे हैं, हम पकड़े जाएंगे तो समझ लीजिए भरोसा उठ जाएगा समाज में। हर किसी को समाज से भरोसा उठेगा कि भाई अब कोई सच बोलने वाला नहीं। विपिन जी, अभी आपने कहा कि जो विवाद की शुरुआत पोस्टर लगाने से हुई, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से विवाद की शुरुआत जो है रिजल्ट को लेकर के हुआ था कि जो रोशन आनंद के कोचिंग से ज़्यादा बच्चे पास कर गए थे, और ये जो है फैसल खान के कोचिंग से जो है कम बच्चे पास किए थे, लेकिन दावा वो ज़्यादा कर रहे थे, जिसके बीच से विवाद की शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद पोस्टरबाजी हुई थी। क्या ये दावा, क्या या मैं सच बोल रहा हूँ या आपके पास अलग? आप सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उन्होंने कह दिया रोशन सर ने कि 10,000 हमने रिजल्ट दिया। अब खान सर को लगा कि मैं पीछे कैसे रहूं, तो उन्होंने कहा कि मैंने 12,000 प्लस दे दिया। उसके बाद होर्डिंग बैनर हो जाती है, फिर बैनर फट जाते हैं। लेकिन इन चीजों से क्या हुआ, आज एक परिवार उजड़ गया, बिल्कुल एक जिंदगियां चली गई। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक भी फर्जी संख्या काउंट करोगे तो कोचिंग बंद करवा दूंगा। वो तो गाइडलाइन सर, मैं उसमें भी आना चाहूंगा। अभी जो बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, क्या वो आपको लगता है कि वो सही है, उससे नकेल कस पाएगा? क्योंकि उसमें कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार बहुत सारी गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें होता कुछ नहीं है गाइडलाइन। तो क्या आप लोग को उससे दिक्कत होती है? क्योंकि एक तरीके से वो कोचिंग को सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश इस गाइडलाइन से है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बच्चे कितने आपके पास वो बताने पड़ेंगे, फीस क्या लेते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, सब चीज़ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और जो आपने अपने वीडियो में बताया था विपिन जी, की ये जो कह रहे हैं कि हम कम पैसे में पढ़ाते हैं या फ्री पढ़ाते हैं, क्या ये सही है दावा उनका? सर मैं बताऊं, मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ फ्री के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मेरी भी अपनी रोजी रोटी है, मेरे भी अपने परिवार हैं। मैं जितना भी पैसा लेता हूं, थोड़ा लूं ज्यादा लूं, मैं अपने हिसाब से लेता हूं कि मुझे बच्चे कितना देंगे, मेरी योग्यता कितनी है, सीधी बात है। मैं फ्री नहीं पढ़ाता हूं। अगर फ्री पढ़ाऊं तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। दूसरी बात, जो ये बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अगर फ्री पढ़ाना तो यूट्यूब पर पढ़ाओ, ऐप बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब पर डॉलर अलग ही यूट्यूब देता है, बच्चों से फीस भी नहीं लोगे, यूट्यूब इतना डॉलर दे देगा कि तुम्हारा परिवार भी चल जाएगा। तो क्या जरूरत है एप्लीकेशन पर पढ़ाने की, क्या जरूरत है कोर्स बेचने की? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो भाई आप फ्री पढ़ाते हो, यूट्यूब पर पढ़ा दो ना, कोई भी पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है? यूट्यूब है इस देश में। बिल्कुल सही है। क्या विपिन जी, क्या अब आप दोनों को फिर से कोशिश करेंगे कि सब एक हो जाए, या आपको लगता है कि नहीं, जो नुकसान हुआ है रोशन आनंद का वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, तो ये चीजें अब कोर्ट से तय हो? हाँ सर, किसी की जिंदगी तो आप नहीं लौटा सकते। बिल्कुल, कितना भी हम कोशिश कर ले, जब मुझे कोशिश करना था तब भी मैंने कोशिश किया, लेकिन एक व्यक्ति इतने जिद पर अड़ा रहा कि मेरा कोशिश वहां नाकाम हो गया। और परिणाम यह है कि आज एक भाई इस दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये चीज अब तो भाई सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम कि जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसे। जी, हमारे साथ रामानुज मिश्रा जी भी हैं, निदेशक हैं करियर लॉन्चर के, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो पूरा विवाद हुआ है, इस विवाद से एक नुकसान जो परिवार का नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन दूसरा बड़ा नुकसान वो जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। पूरा अभी मेरे पास जो विजुअल्स आए थे कि कोचिंग एरिया में पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ पर सारे कोचिंग बंद हैं, क्लासेस नॉर्मल नहीं है। तो क्या इसका जो नुकसान छात्रों को हो रहा है, आपको लगता है कि इसकी भरपाई कोई कर पाएगा? ये भरपाई तो नहीं होगी। और जैसे विपिन सर ने बहुत सारी बातें बताई, मतलब सच में वो सारी बातें इतनी पब्लिक में भी नहीं होती है जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो और इन्होंने एक अच्छी बात कही कि टीचर पे अगर ये सवाल उठा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा देश के लिए, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अब आप क्या करेंगे? अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे पुलिस वालों को लगा दीजिए, क्यों, जरूरत किस बात की है? वो तो बच्चे हैं, मतलब उसमें इतने सारे लोगों को रखने वाली ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो अब पॉइंट एक ही है कि इस बात को जितना जल्दी सरकार इसमें जल्दी से कार्रवाई करे, जल्दी से करे। अदरवाइज क्या होगा कि आप जब
इसको बहुत डिले करते जाएंगे, ये धीरे धीरे फिर यही मुद्दा दब जाएगा और लोगों को याद रहेगा केवल ये इंसिडेंट, याद रहेंगे ये खून खराबा और याद रहेंगे ये अननेसेसरी के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल, मैं यही सवाल मैं एक बार विपिन जी से भी पूछूंगा, क्योंकि विपिन जी चूंकि वहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, विपिन जी शायद चले गए हैं हमारे साथ, वो है नहीं, तो वरना मैं यही सवाल विपिन जी से भी पूछ रहा था कि वो चूंकि पढ़ा रहे हैं तो उनका कोचिंग भी बंद है, ये भी सब डिस्टर्ब है। तो अब ऑफलाइन तो क्लास तकरीबन जो है बंद ही हो गया वहाँ पे। मैं एक बार निरंजन जी के पास जाना चाहूँगा। निरंजन जी, यदि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा अब सवाल है कि क्या जो वीडियोज़ में बातें कही गई हैं खान सर की तरफ से, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और जो बातें अभी आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग इसमें हत्या का मामला भी, अब जो 20 तारीख को जो सुनवाई होने वाली, क्या उसमें हत्या का मामला भी आप लोग जोड़ रहे हैं, कुछ एडिशनल कुछ आप लोग डाल रहे हैं उसमें? नहीं, हम लोग तो देखिए जो सारी बातें स्पष्ट है कि शुक्रवार को ही इनकी बेल हो जाती, क्योंकि एडीजे 33 की यहाँ सुनवाई हो रही थी, उन्होंने डायरेक्टली कहा ये तो केस बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही हो जाना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन अब प्रोसीजर को करना था तो उन्होंने डायरेक्टली शुक्रवार को होता, इन्होंने जानबूझ के अपने लॉयर को नहीं अपीयर करवा के और उनके इंस्टांस पे केवल लिया जाता है। और शनिवार को दो जगह अटैक होती है षड्यंत्र के साथ, वहां उन्होंने डायरेक्टली ये रोशन आनंद सर ने आके मेरे से कहा कि मेरे भी हत्या करवाने की कोशिश की गई उनके गार्डों के द्वारा, और वहां पे एक षड्यंत्र के तहत यहाँ से सारे चीज को षड्यंत्र करते हुए गहरी षड्यंत्र के साथ साथ नेपाल में जाके उनकी षड्यंत्र के साथ हत्या की जाती है। वो संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे चूंकि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस यहाँ से शुरू हो जाता है, जुडिक्शन पे जाते हैं, तो यहाँ भी एक एफआईआर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। जो एफआईआर वहां डाली गई है, जो एक स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्डेड किया गया है, वही एफआईआर हम लोग ला रहे हैं। और इसमें हत्या की साजिश ही नहीं बल्कि हत्या करवाई गई है, जिसमें खान सर एवं इनके साथ जो इनके सहयोगी है षड्यंत्र करके बिल्कुल मर्डर है ये। और ये सारी चीजें हम लोग इस एक नया भी केस लॉन्च हो रहा है और साथ में उनकी बेल भी वहां से कैंसिल करवाएंगे। उसमें बहुत सारा कंसीलमेंट है। अब देखिए इनकी बेल पिटीशन वहां जो फाइल की गई उसमें मात्र एक क्रिमिनल इंटीसीडेंट दिया गया है, जबकि इनके कई एक वीडियो में देखेंगे उसमें कहेंगे 8-10 केस तो हमारे पे ऐसे ही है। तो सारे चीज का कंसीलमेंट किया जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कैटन ऑफ जजमेंट्स में इट हैज बीन सेटल्ड कि if there is suppression of criminal antecedent in the bail application itself, that is enough to cancel the bail of the petitioner also. And here only interim relief has been granted. We have already filed the miscellaneous petition also for vacating the interim relief also. So prior to that, I hope like so not we have to wait for 20th. Rather prior to that, the same will be vacated. And tomorrow will be a date in which I will argue before the learned डिस्ट्रिक्ट ये जो एफआईआर आप कब करवा रहे हैं? आप निरंजन जी एफआईआर कब करवा रहे हैं? फ्रेश एफआईआर करवाना पड़ेगा इसी में आपको, आप हत्या का प्रयास और हत्या। एक्चुअली मेरी बात हुई है, रोशन आनंद अपने घर गए हुए हैं फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जब उनकी सारी चीजें मेरी बात हो गई, मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात में या कल सुबह एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगी। बिल्कुल, मैं अपने will be lodged and if police be denied for the same, तो हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन the same will be lodged, क्योंकि ये इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी कहता हूं कि आप सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है। पुलिस बिल्कुल सारा खेल ही तो वहाँ है, सारा खेल ही तो पुलिस के, अगर पुलिस ईमानदार होती वहाँ की, विदाउट गोइंग इनटू द इन्वेस्टिगेशन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो व्यक्ति रियल में कल्प्रिट है उनको आप सहयोग कर रहे हैं, उनका बयान रिकॉर्ड करें। व्हाट इज दिस? This is the mockery. This is the question mark upon our judicial system as well as law and order. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए फैसल खान के वकील को भी जो है अप्रोच किया था फ़ोन पे, हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर उन्होंने बात की थी, और उन्होंने ना तो एक्सेप्ट किया ना ही इनकार किया। वो केवल हम लोग को झुलाते रहे, हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन अब तक जो है वो नहीं आए हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि हम नहीं आएंगे। उनकी रवैया देखिए जी, होता क्या है कि जैसे ही खान सर, सोच लीजिए कि वो जिस तरह से, मतलब बिल्कुल ही इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। मैं बताऊं, अर्लियर आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, इतना ज्यादा मैं उनके प्रति रिस्पेक्ट था कि मैं बता आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स मैटर ऑफ फीलिंग्स। लेकिन जैसे ही मैं इस एपिसोड को देखा तो मुझे लगा कि ही क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, मतलब फैसल खान के चेहरे से सर का नकाब जो है वो उतर गया है। आप कह रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट ने जो फैसल खान के चेहरे से सर का जो नकाब था वो नकाब नोच दिया है जी। एक बड़ी अच्छी बात करो, कोर्ट ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया। जिस दिन वेरी फर्स्ट डे आई हैड आर्ग्यू बिफोर द लंडन कोर्ट ऑफ
ADJ 33 उन्होंने कहा दैट इज वाई ही हैज बिकम खान सर टू फैजल खान और इट मे बी बिकम अफजल खान आल्सो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आप करिए। ये उसी तरह मैं जिंदल जी से मैं विनीत जिंदल जी के पास इसी पे कमेंट चाहूंगा। विनीत जिंदल जी, क्या लगता है जो फैजल खान कहा कि मुझे फैजल बना दिया, ये जिस तरीके से मुड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये उसका रियल चेहरा जो है वो अब सामने आ रहा है? हमें ये चीज बताइए, एक मिस्ट्री है, ये आदमी इतना बड़ा मिस्टीरियस है, क्यों आज तक अपना नाम डिक्लेयर नहीं किया? क्यों अपने आप को? बिल्कुल नहीं, हालांकि मैं तो कहता हूं जो खान और फैजल और खान में क्या फर्क है? दोनों तो मुस्लिम ही पहचान है, दोनों तो मुस्लिम पहचान है। बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है। मैं विनीत जी के पास मैं विनीत जी के पास इस पे कमेंट लूंगा। विनीत जी, क्या लगता है ये पहचान छुपाने वाली जो बात है, क्या दोनों तो भाई एक ही पहचान है, मुस्लिम पहचान है, तो फिर आखिर उन्होंने पहचान छुपा के रखा? और जो रियल इंटेंशन, जैसा कि अभी निरंजन जी ने कहा कि कोर्ट ने भी इस तरीके की बात कही है, क्या आपको लगता है ये किस दिशा में जा रहा है? देखिए मुकेश भाई, इसमें समझने वाली चीज मुझे लगता है ये है कि जो इंटेंट है वो इंटेंट तो जो एफआईआर किया और एफआईआर का कंटेंट है और कैसे अननेसेसरी के सेक्शंस जो है, जो जिनकी ग्रेविटी ज्यादा है, वो इंटेंशनली वहां पे ऐड कराए गए। तो उससे चाहे खान हो या फैजल खान, दोनों लोग एक है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो विक्टिम है यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं एक ऑफेंडर बना दिया, उसको एक एक्यूज अपराधी बना दिया, जो गलत तरीके से बनाया। तो इंटेंट साफ है, नाम में कुछ नहीं रखा, जो एक्ट है उस एक्ट ने बता दिया कि फैजल खान या खान सर दोनों का माइंड सेट जो है, जो इंटेंट है उनकी, वो इंटेंट लीगली सही नहीं है, वो इंटेंट गलत है और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करके एक जो टीचर कहता है अपने आप को, उस तरीके से मिसयूज करने की कोशिश पूरे प्रयास किया। मुझे लगता है इसको लेकर जरूर एक्शन होना चाहिए। उनके एडवोकेट जो है, रोशन जी के एडवोकेट जो है, उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज कराएंगे और जल्दी, मुझे लगता है। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत जिंदल जी आपका, विपिन सर हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, निरंजन कुमार सिंह जी आपका और रामानुज मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की और विपिन सर को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने बीच में जो है अपनी यात्रा के बीच में उन्होंने मुझे समय दिया और अपनी बातें कहीं। लेकिन जिस तरीके से फैसल खान के चेहरे से खान का और या यूँ कहीं कि सर का नकाब उतर रहा है और आज जैसा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ही बताया जो रोशन आनंद के वकील साहब ने कि अब एफआईआर भी दर्ज, फ्रेश एफआईआर दर्ज होगा और वो भी हत्या का आरोप जो है वो भी लगाया जाएगा। और एक दिन के बाद ये एक तरीके से पहली बार ये खबर हमारे चैनल पे आ रही है कि खान के खिलाफ जो है अब हत्या का मुकदमा भी किया जाएगा, क्योंकि प्रिंस की जो हत्या हुई है, प्रिंस की जो मौत हुई है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं खान या फैसल खान को ठहराया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।